हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मोशन ऑफ ओशन वाटर के बारे में बताऊंगा। यह ओशनियोग्राफी का थर्ड टॉपिक होगा। इसके पहले मैंने ओशन बॉटम रिलीफ एंड कोरल रीफ दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये तीसरा टॉपिक है। इसके बाद तीन टॉपिक और बचेंगे जिसका नाम है ओशन टाइड, देन सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, देन टेम्परेचर ऑफ ओशन। ऐसे करके मैं 6 टॉपिक कवर कर रहा हूँ ओशनोग्राफी में, जिसके बाद आपसे किसी भी एग्जाम में ओशनोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बस आप मेरे ओशनोग्राफी के सभी वीडियोस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके नोट्स बना दीजिए और रिवाइज करते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपग्रेड एजुकेशन नाम का चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मोशन ऑफ ओशन वाटर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर महासागर का पानी है तो वो बेसिकली कैसे मोशन करेगा। पहली बात हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, यही दो वे होंगे। इन्हीं दो वेज को समझने के लिए हम चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि जो ओशंस के वाटर हैं बेसिकली वो मोशन करते कैसे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमको वेव्स दिखती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रहती हैं, तो वेव्स इसके अंतर्गत पड़ते हैं। और करंट, हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार की करंट्स होती हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। बट इनके पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई होती हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ओशन करंट्स को डिसाइड करती हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। दूसरी बात वर्टिकल, वर्टिकल में हम टाइड्स पढ़ते हैं और अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। इस लेक्चर में आपको अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, लेकिन जो टाइड्स है उसको मैं अलग से एक चैप्टर में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वेव से। तो वेव की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो वेव की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई विंड ओशन सरफेस पे टकराती है और उससे जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो रिजल्ट के रूप में वेव्स जो है वो बनती हैं। तो वेव्स की डेफिनेशन बहुत इजी है। वेव्स की डेफिनेशन के लिए आप बोलेंगे वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड सरफेस वाटर लेयर। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतना ही बड़ा वेव बनेगा। बेसिकली हम सभी जानते हैं जो वेव्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती है, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट देन ट्रफ, ये हो गई वेव। वेव बेसिकली दिखती तो ऐसे है हमको, बट उसके नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टली कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल का मोशन है, बट हमको ओशन सरफेस में वो कुछ क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में दिखती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच के डिफरेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। चाहे क्रस्ट या क्रस्ट बोलिए, चाहे ट्रफ या ट्रफ बोलिए, ट्रफ या ट्रफ के बीच के भी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अगर मैं बोलूं किसी वेव का वेवलेंथ 20 है तो ओशन डेप्थ जो होगी वो 10 होनी ही होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा हो सकती है बट 10 होनी ही चाहिए वेव फॉर्म करने के लिए। अगर जो डेप्थ है 10 से 9 भी हो जाएगी तो वेव का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा और कोस्ट में आके जो वेव्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं, वेव क्रस्ट और क्रस्ट के बीच के डिफरेंस का हाफ तो डेप्थ होनी ही चाहिए। दिस इज द कंपलसरी कंडीशन टू फॉर्म वेव्स। दूसरी चीज, जो वेव्स होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट है। बेसिकली जो क्रस्ट है वो जब बनता है तो किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो पानी है वो पुल होता है जिसकी वजह से क्रस्ट फॉर्म होता है। देन वो नीचे गिरता है, वो भी ग्रेविटी का ही कारण है, ट्रफ फॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी वेव के फॉर्मेशन के पीछे है। ओके, और मैंने बता दिया है कि जो एक्चुअल मोशन ऑफ वेव है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो आप सब सर्कुलर आंसर पिक करेंगे। तो वेव्स के बारे में ये सब कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो है करंट के बारे में। करंट में बेसिकली क्या है, डेफिनेशन सेम है कि जो करंट है वो भी हॉरिजॉन्टल ही रहती है और विंड और सरफेस वाटर के फ्रिक्शन से ही करंट्स भी बनते हैं। बट करंट्स का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। पहला तो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का रोटेशन हम सब जानते हैं कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है, जो अपनी एक्सिस पे घूमती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा रीजन है कॉरियोलिस फोर्स, याद रखिएगा, इसको मैं बताऊंगा आगे चल के क्या होता है। तीसरा रीजन है
कि वाटर लेवल के जो ग्रेडियंट है उनके बीच में जो डिफरेंस होती हैं, वाटर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए भी करंट का फॉर्मेशन होता है। और चौथी चीज है इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली क्या होता है, सनलाइट, सन से जो लाइट मिल रही है ओशन को, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर में डिफरेंस क्रिएट होते हैं, पहला तो टेम्परेचर में वेरिएशन, दूसरा सैलिनिटी में वेरिएशन, जो वाटर की सैलिनिटी है उसमें भी वेरिएशन होता है। नेक्स्ट, ये मैंने वर्ल्ड का मैप लगाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि जो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, कहाँ कहाँ पे है। आप बेसिकली देखेंगे तो इक्वेटर और टेम्परेट रीजन में आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, वहीं पोलार रीजन में आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, जो बेसिकली विंड की डायरेक्शन है, ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये विंड की डायरेक्शन है। विंड की डायरेक्शन मैं बता दूं कि इक्वेटर में विंड की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट। विंड की डायरेक्शन इक्वेटर में ईस्ट टू वेस्ट, याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं ट्रॉपिकल रीजन यानी कि टेम्परेट रीजन, वहां कैसी होती है, तो जस्ट अपोजिट, वेस्ट टू ईस्ट। अगर वही मैं पूछूं कि पोलार रीजन में क्या डायरेक्शन होती है, तो वो होती है ईस्ट टू वेस्ट। तो बात समझ में आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट पोलार रीजन में भी, ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर रीजन में भी। बट टेम्परेट रीजन में क्या, टेम्परेट रीजन में वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखेंगे। अभी मैं आपको इतना तो पता ही होगा कि ये अर्थ है। अर्थ का ये जो बीच का सेक्शन होता है एकदम मिडिल पार्ट, उसको इक्वेटर बोलते हैं। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, आफ्टर दैट 23.5 तक तो ये रहते हैं, फिर 23.5 के बाद 66.5 66.5 ये टेम्परेट जोन का पार्ट होता है। आफ्टर दैट पोलार जोन स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ भी वही कंडीशन होती है। तो अर्थ को डिवाइड करना, मैं आशा करता हूँ ये आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन करंट की। ओशन करंट्स बेसिकली हमको कहाँ तक ओशंस में दिखाई देता है, तो याद रखेंगे ओशन के सरफेस से आधा किलोमीटर अंदर तक, हाफ किलोमीटर नीचे तक अपने को ओशन करंट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओशन करंट की डेफिनेशन में पूछूं तो ओशन करंट एक नैरो और शैलो वाटर का स्ट्रीम है, बहाव है। ठीक है, नैरो एंड शैलो वाटर का एक बहाव है जो कि ओशन मार्जिन में देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पूरे अर्थ में 70% पर ओशन है और इन 70% ओशन पे हमको ओशन करंट देखने को मिलता है, याद रखेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ओशन करंट को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ओशन करंट का काम क्या है, तो नेविगेशन का काम, जो मैपिंग का काम होता है वो ओशन करंट कहीं ना कहीं प्ले करता है रोल। जिसमें जैसे हमारी शिप्स हो गई, शिप वेसल्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं इन द ओशन, तो वो कहीं ना कहीं ओशन करंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नेविगेशन के लिए। ओके, विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो करंट है वो उसका बहाव किस साइड है, तो ये सब कहीं ना कहीं ओशन करंट से अपने को डिटरमाइन होता है। आफ्टर दैट दूसरी अगर इंपॉर्टेंस समझाने तो दूसरी इंपॉर्टेंस है हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रॉम पोल टू इक्वेटर हीट की डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है वो ओशन करंट काम करता है। कैसे करता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स, जो पोल में ठंडा पानी है वो इक्वेटर तक आता है। कैसे आता है मैं बताऊंगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो ठंडे पानी का गर्म पानी के पास आना, गर्म पानी का ठंडे पानी के पास जाना, ये कहीं ना कहीं ओशन करंट इसके पीछे ये मेजर रोल प्ले करता है। अगर मैं पूछूं कि ओशन करंट्स के पीछे कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओशन करंट्स के लिए, तो 4 फैक्टर याद रखिएगा आप। पहला तो विंड है, विंड इज द डोमिनेंट फोर्स फॉर ओशन करंट, बहुत बड़ा फैक्टर है विंड, हवा। दूसरा है इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब जो सूरज के द्वारा रोशनी आ रही है उस रोशनी की वजह से जो टेम्परेचर ओशंस का बढ़ता है, एवरेज टेम्परेचर, तो वो कहीं ना कहीं ओशन करंट्स के बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक उसी प्रकार से सैलिनिटी जो होती है वो भी ओशन के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तीसरी बात ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हर कहीं पे लाइक वेव्स फॉर्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं ग्रेविटी उसके पीछे है। ओशन करंट्स का भी जहां तक मूवमेंट होता है उसके पीछे भी ग्रेविटी परोक्ष रूप से ओशन करंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉरियोलिस फोर्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करता है ओशन करंट्स के लिए। अभी बात करते हैं विंड की। विंड को मैंने आपको बता दिया है कि ये मैप है, मैप में इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आफ्टर द टेम्परेट जोन, देन पोलार रीजन। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो बीच वाला सेक्शन है, इट मीन्स इक्वेटर का जो सेक्शन है, वहाँ जो विंड्स होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, देन टेम्परेट में वेस्ट टू ईस्ट, देन पोलार में ईस्ट टू वेस्ट।
तो आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे। वैसे तो मैं विंड को आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से, बट यहाँ आप ये याद रखिएगा कि जो विंड्स की डायरेक्शन है वो इक्वेटर पे कैसी हैं, वो टेम्परेट रीजन में कैसी हैं और पोलर में कैसी हैं। इतना बस आप यहाँ पे याद रखिएगा। और एक चीज़ बता दूं, एक होता है वेस्टर्लीज, एक होता है ईस्टर्लीज। ये क्या होता है? वेस्टर्लीज मतलब ऐसी हवाएं जो वेस्ट में फॉर्म हो रही हैं और ईस्ट साइड बह रही हैं, तो वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज जो ईस्ट में जो हवाएं विंड है या ओशन करंट्स हैं वो फॉर्म हो रही हैं और वेस्ट में बह रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज को मैंने क्लियर किया। ये मैप है, मैप में आप देख रहे होंगे इक्वेटर है। इक्वेटर में कौन सी करंट फ्लो होगी? जाहिर सी बात है इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगी। इक्वेटोरियल करंट ही फ्लो होती है और कहाँ से कहाँ मैंने बताया था आपको, ईस्ट से वेस्ट इक्वेटोरियल करंट फ्लो होती है। बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कॉर्योलिस फोर्स के कारण होता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, बट आप ये याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटोरियल करंट फ्लो ही यहाँ से अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। देन ये कोस्ट लाइन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि कोस्ट लाइन और कॉर्योलिस फोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी करंट को फ्लो करने। तो वो कोस्ट लाइन की वजह से ये मूव हुई सट के एरिया में और इतना तेज बहाव हो गया इस विंड का, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब बहुत तेज बहाव। तो इस गल्फ स्ट्रीम में इतनी पावर है कि अगर इससे अपन एनर्जी कंज्यूम करें तो ये पूरे अमेरिका को एनर्जी दे सकता है। देन ये गल्फ स्ट्रीम आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बदल गई। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी एक वार्म करंट ही है और ये वेस्टर्न यूरोप में जाके फ्लो हुई, जिसकी वजह से जितने भी पोर्ट्स आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलते हैं वो फ्रीज नहीं होते बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गर्म हवा के कारण। दूसरी बात, ये कैनरी करंट जो है ये कोल्ड करंट है, ये यहाँ से जनरेट कहीं से हुई और कैनरी आइलैंड के कारण, कैनरी आइलैंड से जनरेट हुई। कैनरी आइलैंड का इसका नाम कैनरी करंट पड़ा। ये जो कोल्ड करंट है और जो ये सहारा डिजर्ट यहाँ पे पड़ता है इसको एक डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है, ड्राइंग इफेक्ट देता है। आफ्टर दैट जितने भी आपको डिजर्ट दिखेंगे पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े, जैसे नमीम डिजर्ट, सहारा डिजर्ट एंड अटकामा डिजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, देन यहाँ भी कुछ मैक्सिको के पोर्शन में भी कुछ डिजर्ट पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोल्ड करंट का ही एक इम्पैक्ट है, पहला रीजन। दूसरा रीजन मैं क्लाइमेटोलॉजी में आपको समझाऊंगा। इंसुलेशन की बात करते हैं। इंसुलेशन बेसिकली मैंने बताया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इंसुलेशन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही जो मूवमेंट है वार्म वाटर का, कोल्ड वाटर का, वो होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि अर्थ में, हमारे अर्थ में इक्वेटर जो है, यहाँ एक साल में 2 बार सन जो है 90 डिग्री पे रहता है। कब कब रहता है? तो ये रहता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये याद रखेंगे। अब 2 बार जब 90 डिग्री इसमें पड़ेगा तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। इसकी एक्सपांशन की वजह से वाटर लाइटर होंगे और वाटर लाइटर होंगे तो मूव करेंगे। पहली बात आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जो अर्थ है, अर्थ में जो पोल है, पोल के पास जो पानी है वो है ठंडा। ठीक है, ठंडा होने के साथ अगर वो ठंडा है तो सेलाइन भी है, सेलाइन है तो डेंस भी है और डेंस होने की वजह से ये क्या कर जाता है, मान लीजिए ये है ओशन, तो ये जो डेंस वाटर है अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ये नीचे चला जाता है। नीचे कितना चल जाता है? 2 किलोमीटर तक। और ये क्या करता है फिर सब सरफेस लेवल से डाउन जाके फिर ये इक्वेटर के पास फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज ये याद रखेंगे। तीसरी चीज, वाटर लाइटर नियर इक्वेटर देन एट द पोल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर के पास का पानी है वो ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है तो ज्यादा लाइटर है। लाइटर किससे? पोल से ज्यादा लाइटर है। ओके। कोल्ड वाटर मैंने बताया आपको कि ये ज्यादा हैवियर है, हैवियर होने की वजह से डेंसर ज्यादा है और डेंसर होने की वजह से सिंक करता है डाउनवर्ड, नीचे जाता है 2000 मीटर की रेंज में और फिर वो इक्वेटर की ओर फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट, कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल फ्लो टूवर्ड्स इक्वेटर। मैंने बताया आपको कि जो कोल्ड वाटर पोल का है वो नीचे सब सरफेस, ओशन के ऊपर से नहीं जाता है, ओशन के नीचे 2000 मीटर के आसपास रेंज में
ये डाउनवर्ड होता है और इक्वेटर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ये याद रखेंगे। एट सब सरफेस लेवल, सब सरफेस लेवल का मतलब है 2000 मीटर के आसपास। टू बैलेंस द लॉस ऑफ वाटर एट इक्वेटर, हम सब जानते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास इवोपरेशन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा है। इवोपरेशन की वजह से वहां की जो वहां का जो वाटर है, वहां का वाटर लॉस होगा। उसको बैलेंस करने के लिए ये जो डेंसर वाटर है ये क्या करना, फ्लो स्टार्ट कर देता है इक्वेटर की ओर टू फुलफिल दैट वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी भी ठीक वैसा ही है। सैलिनिटी का बात करूं तो ये मान लीजिए है पोल, ये है पोल, ये है इक्वेटर। अब पोल का पानी ज्यादा डेंस है, ओके। ज्यादा डेंस क्यों है? क्योंकि सैलाइन ज्यादा है, कूलर है, दैट्स वाई वो डेंसर है और वो सिंक करता है नीचे। देन जब ये हायर सैलिनिटी, इसमें ज़्यादा हाई सैलिनिटी है, इक्वेटर का जो पानी वो लो सैलाइन है क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है पूरे साल, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर इंटैक्ट होता है और फ्रेश वाटर आने की वजह से सैलिनिटी उसकी डिक्रीज होती है। तो हाई सैलाइन वाटर हमेशा लो सैलाइन वाटर की ओर मूव करता है और वहीं लो सैलाइन और लाइटर वाटर हाई सैलाइन वाटर की ओर फ्लो करता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक वाटर साइकिल क्रिएट कर लेते हैं ये, और वो ये वाटर साइकिल चलती रहती है। इसी वाटर साइकिल के थ्रू ओशन करेंट्स भी फ्लो करते रहते हैं जैसी इनकी डायरेक्शंस होती हैं। लेस सैलाइन वाटर मूव टुवर्ड्स हाई सैलाइन वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, एंड हाई सैलाइन वाटर मूव टुवर्ड्स लेस सैलाइन वाटर। ये सब कहाँ होता है? सब सरफेस लेवल पर। इक्वेटर मैंने आपको बताया रेनफॉल ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती तो फ्रेश वाटर का इंटैक्ट होता है ओशन पे, और ओशन में जो सैलिनिटी वो डिक्रीज होती है इक्वेटर के पास की। वहीं अगर पोल की बात करूं तो पोल में बेसिकली आइसबर्ग फॉर्म होते हैं। आइसबर्ग वो होता है जो फ्रेश वाटर से जो बर्फ बन जाती है, आइसबर्ग बन जाते हैं। बर्फ बेसिकली किससे बनती है? फ्रेश वाटर से बनती है। सैलाइन वाटर की कभी आइसबर्ग नहीं बन सकती है, बहुत स्लो प्रोसेस है उसकी, फ्रेश वाटर से बहुत जल्दी बनती है। तो आइसबर्ग बन जाती है फ्रेश वाटर से, और जो यहाँ पे सैलाइन वाटर बचा वो सैलाइन वाटर कूल होके डेंसर ज़्यादा होके नीचे सब सरफेस लेवल पे चले जाते हैं और ये फ्लो करने लग जाते हैं इक्वेटर की ओर, ओके। ये मैंने पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये पोल्स का है चित्र, पोल में आइसबर्ग ये फॉर्म हो गया है, ओके। आइसबर्ग फॉर्म हो गया है और जो ये डेंसर वाटर है ये नीचे जाने लगे हैं, नीचे जाके ये इक्वेटर के साइड फ्लो करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से इक्वेटर का पानी जो है वो लाइटर हो गया है, लाइटर होने की वजह से वो पोल के साइड क्या करने लगा है? मूव करने लग गया है। तो ये एक वाटर साइकिल का प्रोसेस बन जाती है। नेक्स्ट चीज मैं बताऊं तो ओशन करेंट्स के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको मॉडिफाई करता है? तो बेसिकली दो रीजन है, पहला है कोस्ट लाइन, दूसरा कॉर्डियस फोर्स। कोस्ट लाइन वो है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूरा अर्थ है, अर्थ के ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है, आप सबको पता है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, एशिया का पोर्शन हो गया। तो ज्यादा लैंड पोर्शन किधर है? अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड का पोर्शन होने के कारण सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन की वजह से ओशन करंट यहीं पे डेविएट होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन कॉरियोलिस फोर्स है। कॉरियोलिस फोर्स के बारे में मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ कहाँ से कहाँ मूव करता है? तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए हम इक्वेटर में खड़े होकर कोई मिसाइल लॉन्च करें, कोई मिसाइल लॉन्च करें तो उस इक्वेटर के सामने जाके अगर यहाँ पे हम लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या वो लॉन्च हो जाएगी? नहीं लॉन्च होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, और अगर हम लॉन्च करेंगे तो ये अगर 1 घंटे बाद इस पोजीशन पे पहुंचना है तो वो 1 घंटे बाद कुछ आगे, इट मीन्स 15 डिग्री आगे वो पहुंचेगी 1 घंटे बाद, ओके। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर हम मिसाइल लॉन्च करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो वो 15 डिग्री आगे, अगर 1 घंटे बाद वो पहुंच रही तो 15 डिग्री आगे जाके गिरेगी। सेम अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्च कर रहे हैं तो वो उसके लेफ्ट साइड में गिरेगी, ओके। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं तो उसके राइट साइड गिरेगी। तो ये कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, और ये कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा। तो आप ये चीजें कॉर्डियस फोर्स के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा कि अर्थ के रोटेशन के कारण डिफ्लेक्शन होता है, देन क्लॉकवाइज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ओके। ठीक कॉर्डियस फोर्स के कारण ही
जितनी भी ओशियन करंट हैं आप देखिएगा, गौर करिए, ये इक्वेटर है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो गायर बनता है। गायर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई ओशन करेंट्स मिलके सर्कुलर फॉर्मेशन कर रही हैं तो उसके बीच वाला रीजन गायर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से ये क्लॉकवाइज करेगा। और यहाँ देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ओशन करंट का, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो ये चीज याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड के ओशन करंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड हम सब जानते हैं कनाडा के पास का एक रीजन वहां पड़ता है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, ये बेसिकली मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ के पास ये है इक्वेटर। इक्वेटर के पास कौन सी करंट फ्लो होती है, हम सब जानते हैं इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगी। अब इक्वेटोरियल करंट फ्लो होती है, आफ्टर दैट जब ये कोस्ट लाइन से टकराती हैं तो इसका बहाव, ये स्ट्रीम बहुत तेज हो जाता है और गल्फ स्ट्रीम के नाम से ही जानी जाती है। फिर गल्फ स्ट्रीम, इसलिए स्ट्रीम क्यों वर्ड, क्योंकि वो बहुत तेज बहाव होता है इसलिए गल्फ स्ट्रीम उसका नाम दे देते हैं। बोलते गल्फ स्ट्रीम इतनी फास्ट होती है कि अगर उससे एनर्जी हम निकालना चाहें तो ये पूरे अमेरिका को एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम सब जाना कि इक्वेटोरियल करंट है, आफ्टर दैट ये टकराई, देन गल्फ ऑफ स्ट्रीम बना, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जाके बना और ये वेस्टर्न यूरोप में चली गई। वेस्टर्न यूरोप में जाने के बाद इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इनके पोर्ट्स होते हैं जो फ्रीज्ड हो जाते हैं विंटर सीजन में, बट इस स्ट्रीम के कारण ये फ्रीज्ड नहीं हो पाते क्योंकि ये वार्मिंग इफेक्ट देता है एक प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी बहुत सी करंट्स आती हैं, लैब्राडोर करंट, इधर से ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, तो बहुत सारी ठंडी करंट्स आती हैं और यहाँ पे जाके कोलाइड करती हैं जब वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत से फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं उनके अकॉर्डिंग का वहाँ पे ग्रो करने की जो कंडीशन है वहाँ पे बनती है। फिर उस कंडीशन की वजह से बहुत सी फिशेस अट्रैक्ट होती हैं और उस पोर्शन में फिशिंग ग्राउंड बनता है, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ बहुत फॉग क्रिएट होता है, बहुत धुआं क्रिएट होता है जिससे विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर हो जाती है। अब जब विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो नेविगेशन भी नहीं रहेगा, वहाँ पे शिप्स नहीं जा पाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जैसे ये इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, देन कैनरी करंट एक यहाँ से फ्लो होती है, कोल्ड करंट है, ये कैनरी आइलैंड के कारण अफ्रीका के पास है तो इसकी वजह से इसका नाम कैनरी करंट पड़ा है। तो ये कैनरी करंट यहाँ फ्लो होती है, कैनरी करंट के कारण ही यहाँ पे सहारा डेजर्ट है जिसकी वजह से इसको डेसिकेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। डेसिकेटिंग इफेक्ट और कुछ नहीं, ड्राइंग इफेक्ट है, याद रखेंगे। तो ये कैनरी करंट हो गई। तो इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, इन तीनों करंट के कारण यहाँ पे पूरा सर्कुलर फॉर्म बनता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक सी बनता है, उसका नाम है सारगैसो सी। सारगैसो सी बेसिकली इसका नाम सारगैसम के कारण पड़ा है। सारगैसम एक प्रकार का सी वीड है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। सी वीड क्या करता है, बेसिकली ये शिप्स के पंखों में फंस जाता है, जो पंखी लगी होती हैं वेसल्स के नीचे वहां फंस जाता है और उसमें टेक्निकल इश्यूज कर देता है जिसकी वजह से डूब जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत डेंजरस जोन है ये वेसल्स के मूव करने के लिए, है ना। यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल भी है, तो याद रखेंगे। न्यू फाउंडलैंड जैसे मैंने आपको बताया कि लैब्राडोर करंट और गल्फ ऑफ स्ट्रीम दोनों मिलती हैं और यहाँ पे एक फिशिंग ग्राउंड बनता है, फॉगी एरिया विच इज डेंजरस फॉर शिपिंग। देन मैंने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि वार्मिंग इफेक्ट देता है वेस्टर्न यूरोप को। और इसकी बहुत से पोर्ट जैसे नॉर्वे के पोर्ट है हैमरफेस्ट, नार्विक पोर्ट, ये सब पोर्ट्स क्या होते हैं विंटर सीजन में भी क्या रहते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं। अगर उसी लैटिट्यूड में हम आगे जाएं तो रशिया में जो पोर्ट्स हैं उसी लैटिट्यूड पे, सेम लैटिट्यूड पे वो फ्रीज्ड रहते हैं, चोक हो जाते हैं ड्यू टू विंटर, सर्दियों के कारण। बट यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वे में जाती है जिसकी वजह से उनके पूरे जो पोर्ट्स हैं वो ऑपरेशनल रहते हैं। कैनरी करंट की बात करूँ तो कैनरी करंट बेसिकली मैंने बताया कि अफ्रीका के कोस्ट से टकरा के निकलते हैं और सहारा डेजर्ट को डेसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं, एक ड्राइंग इफेक्ट देते हैं। ये पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये नॉर्वे का चित्र है। नॉर्वे का चित्र में आपको मैंने ये पोर्ट की फोटो लगा दी है, देखिए इसको। ये विंटर सीजन के समय की पोर्ट है जो कि अभी भी पूरी तरह से देख रहे होंगे आप, ऑपरेशनल लग रहे हैं, फ्रीज्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट सारगैसो सी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटोरियल करंट होती है, देन गल्फ ऑफ स्ट्रीम, देन कैनरी करंट, इसके बीच में जो सारगैसो सी बनता है
है ना, मैंने समझाया था आपको, गायर ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड कैनरी करंट। ओके, वाटर कॉन्फाइंड, जो अब यहाँ देखिए ये सब साइक्लिक ऑर्डर पे करंट्स फ्लो हो रही हैं। अब करंट फ्लो हो रही हैं तो इसमें जो सैलिनिटी मिक्सचर होता है ओशन वाटर का वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जो न्यूट्रिएंट्स जाते थे वो नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का पूरा मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी मरीन लाइफ के फ्लरिशमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? कोई भी पानी जो कि काम है, बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है, किसी से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो पानी क्या होगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा। अब वो हाई प्रेशर जोन भी क्रिएट करेगा, बिकॉज उसके चारों ओर, अगर चारों ओर कोई ओशन करंट फ्लो कर रही है तो उसके बीच में हाई प्रेशर जोन बनेगा, जैसे साइक्लोन में हमने देखा था। तो हाई प्रेशर जोन भी वो होता है, हाई सैलिनिटी वाला भी होगा, क्योंकि मिक्सचर नहीं हो पाता वाटर्स का। ओके, सारगैसम सीवीड मिलता है सारगैसम नाम का, इसलिए उसका सारगैसो सी रखा गया, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है नेविगेशन को। डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पुअर मैरीन लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सारगैसो सी है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ में जाए तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई। देन एंटिलीज करंट, अगर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से टकराई तो एंटिलीज करंट। देन आफ्टर दैट वो कनाडा के और अमेरिका के कुछ कोस्ट लाइन से टकराई, गल्फ स्ट्रीम कहलाया। आफ्टर दैट दे कम इनटू एजोरस करंट। ओके, ये नाम उनके चेंज होते रहते हैं ग्रेजुअली। कैनरी करंट जो है वो कोल्ड करंट है, ये सब वार्म करंट है। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी वार्म करंट है। लैब्राडोर की करंट इधर से आती है, मिक्स होती है, इसी के साथ जो है वो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी आती हैं, वो भी मिक्स होती हैं, और ये सब मिक्सचर गल्फ ऑफ स्ट्रीम से होता है। तो आप ये इसके बारे में याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमने पढ़ लिया कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसी चीजें फॉर्म हो रही हैं। अब हम साउथ अटलांटिक, वही नॉर्थ का पोर्शन था, साउथ अटलांटिक ओशन में आ जाते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन में जो कोल्ड करंट है वो कोल्ड करंट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, याद रखेंगे, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे जो इसकी एक विंग आती है वो फॉकलैंड करंट के नाम से, ये एक कोल्ड करंट होती है। वहीं मैंने बताया ये इक्वेटर का रीजन है, तो इक्वेटर के रीजन से ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटोरियल करंट आएगी, जो कि वार्म करंट होगी। अभी साउथ में जा रही तो साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी, वो नॉर्थ में जा रही थी तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाई थी। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट अब क्या करेगी कि साउथ अमेरिका के कोस्ट से जाएगी, ब्राजील से जा रही तो ब्राजीलियन करंट कहलाई, और ब्राजीलियन करंट फॉकलैंड करंट दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। फॉकलैंड यहाँ पे आइलैंड है, इस वजह से फॉकलैंड करंट इसको कहा गया। ये दोनों टकराए, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट किए। ओके, फॉकलैंड आइलैंड के पास। अब इसके बाद क्या होता है कि अटलांटिक करंट साउथ अटलांटिक करंट के नाम से जानी जाती है, जो कि ये ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है। अब ये कोल्ड करंट की एक ब्रांच जो है ये अफ्रीका के सट के बगल से जाएगी, इसका नाम होगा बेंगुएला करंट। ये कोल्ड करंट है जो कि नामीब डिजर्ट को डेसिकेटिंग इफेक्ट, ड्राइंग इफेक्ट देता है, बिकॉज दिस इज द कोल्ड करंट। बेसिकली क्या होता है, कोई भी डिजर्ट हो उसका जो एयर होता है, उसका जो एयर मॉइस्चर होता है बहुत कम होता है। अब जो भी एयर मॉइस्चर वहां पे बसता है उसको भी वो कोल्ड कर देता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से वहां ड्राइंग इफेक्ट फैल जाता है। तो कोल्ड करंट कहीं ना कहीं जो ड्राइंग इफेक्ट है उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होता है, ये याद रखेंगे। एंड देन ब्राजीलियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये दोनों एक दूसरे की विंग है। आफ्टर द बेंगुएला करंट इज द अनदर ब्रांच कम्स टू द अफ्रीका। ओके, चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। बाहिया ब्लांका नाम से एक पॉइंट है जहां पे ब्राजीलियन करंट और फॉकलैंड करंट मिलते हैं। इस एरिया का नाम है बाहिया ब्लांका। ये फिशिंग ग्राउंड के लिए है, क्योंकि वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिक्स हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बेंगुएला करंट क्या होती है कि ये बेसिकली नमीबिया जो अपना डिजर्ट होता है उसको वहां से पास होती है, और नमीबिया डिजर्ट में इसमें डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है, बिकॉज इट इज कोल्ड करंट, तो डेसिकेटिंग इफेक्ट देना तो लाजमी है। ओके, फिर बात करते हैं, अब हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात कर ली, साउथ अटलांटिक ओशन की बात कर ली, आप कुछ देख लेते हैं साउथ पैसिफिक ओशन के बारे में। साउथ पैसिफिक ओशन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट ये है कि पेरू और हम्बोल्ट करंट जो होती हैं, बेसिकली ये आपका पेरू है, ठीक है। तो पेरी करंट में यहाँ से भी एक विंग जाती है कोल्ड करंट की, ये कोल्ड करंट को बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। तो हम्बोल्ट करंट जो होता है वो अटकामा जो डेजर्ट है यहाँ पे उसको डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है। तो आप ये याद रखेंगे, हम्बोल्ट करंट यहाँ से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें तो वो है पेरुवियन कोस्ट के बारे में। पेरुवियन कोस्ट में बेसिकली अपवेलिंग देखी जाती है। पेरुवियन कोस्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये मैंने बताया पेरू है, ठीक है। इस कोस्ट में जब मैं आपको आगे समझाऊंगा अपवेलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे अपवेलिंग की फेनोमेनन अकर होता है, जिसके कारण यहाँ पे मरीन लाइफ बहुत प्रॉस्परस रहती है। कैसे होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा।
मीटिंग ऑफ द कोल्ड वार्म करंट नियर जापान। अब हमने पढ़ लिया नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और हमने देख लिया साउथ पैसिफिक। देन हम देखते हैं कि जापान के पास क्या फेनोमेनन होता है। जापान में भी कोल्ड और वार्म करंट मिलती है। नाम याद रखिएगा, वार्म करंट का नाम है क्यूरोशियो और कोल्ड करंट का नाम है ओयोशियो। ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और यहाँ पे भी वार्मिंग इफेक्ट बनता है। ओके, यहाँ पे भी जब कोल्ड और वार्म करंट मिलेंगे तो रिच फिशिंग ग्राउंड बनेगा और फॉगी एरिया क्रिएट होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, फॉगी एरिया, ऑब्स्ट्रक्ट नेविगेशंस। देन बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट्स के बारे में। तो नॉर्थ पैसिफिक जो करंट होती हैं वो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फिगर के रूप में समझाऊं तो ये है नॉर्थ पैसिफिक करंट का पूरा एरिया और ये ओयोशियो है, ये क्यूरोशियो है, यहाँ पे पॉइंट में फिशिंग ग्राउंड फॉर्म हुआ। ओके, अब ये इक्वेटोरियल करंट है तो इसको इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। देन नॉर्थ में है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। तो बेसिकली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। अब ये दोनों मिक्सअप हुई और एक मॉडरेट करंट फॉर्म हुई, अलास्का करंट साइड गई। देन यहाँ पे पूरा कोल्ड रीजन है तो कोल्ड करंट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। यहाँ पे भी बहुत से डिजर्ट पाए जाते हैं जो ड्राइंग इफेक्ट देते हैं। आफ्टर दैट ये कैलिफोर्निया करंट भी इसमें मिल जाती है, एक क्लॉकवाइज सिचुएशन फॉर्म करती है। ओके, तो वही सब चीज़ें हैं कि कोल्ड कैलिफोर्निया करंट है, चिलिंग इफेक्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को चिलिंग इफेक्ट देता है। देन ड्राइंग इफेक्ट टू द मोजावे डिजर्ट को ड्राइंग इफेक्ट देता है। सेनोरॉन डिजर्ट है, ये सब कैलिफोर्निया के डिजर्ट हैं। ओके, याद रखेंगे। तो इनको क्या देता है, ड्राइंग इफेक्ट देता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे इसको मोहावे डिजर्ट बोलते हैं, नाम इसका मोजावे बिकॉज वो मैक्सिकन वर्ड है इसलिए, बाकी इसको मोहावे डिजर्ट बोलते हैं। ओके, ये उसकी कुछ पिक्चर्स थी। देन अब बात करते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन और साउथ इंडियन ओशन में। ये है बेसिकली उसका मैपिंग है। नॉर्थ इंडियन ओशन जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आई यहाँ से, ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की ही शाखा यहाँ चलती रहती है बिकॉज यहाँ कोई लैंड नहीं पाई जाती, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सीधे फ्लो करती है। अब इसकी एक सेक्शन आ जाएगी साउथ इंडियन में, ठंडी करंट है। देन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये भी एक वो कोल्ड करंट है। अब ये इक्वेटोरियल करंट साउथ साइड जा रही है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ओके, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। देन ये मोजाम्बिक से टकरा के गई, ये भी ठीक है, वार्म करंट है। अंगुलहास की जो ये करंट आ रही है ये भी वार्म करंट है, तो याद रखेंगे। इक्वेटोरियल की जो ऊपर जाएगी तो नॉर्थ इक्वेटोरियल कहलाएगी, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की एक शाखा जाएगी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नाम से, तो ये भी एक कोल्ड करंट है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी इंडियन ओशन के बारे में। तो नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करेंगे तो बेसिकली अगर नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि साउथ टू नॉर्थ विंड फ्लो करती है समर सीजन में, साउथ टू नॉर्थ समर सीजन में, और नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है विंटर सीजन में, याद रखेंगे। तो बेसिकली जब अरेबियन ट्रेवलर्स आते थे वो ये चीज़ जानते थे कि साउथ टू नॉर्थ अगर इंडिया जाना है तो समर सीजन में जाना रहेगा क्योंकि विंड जो है वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। वहीं जब उनको आना होता था तो विंटर का वेट करते थे और नॉर्थ टू साउथ जब वो विंड फ्लो करते तो ईजिली अरेबियन कंट्रीज पहुंच जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड है, विंड्स का ट्रेंड है। ओके, नेविगेशन इन इंडियन ओशन इन समर विंड एंड करंट फ्लो टूवर्ड्स इंडिया जैसे मैंने आपको बताया, और इन विंटर वो सिचुएशन जो मैंने आपको बताई। देन इंपॉर्टेंट फॉर सी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें बिकॉज विंड्स की डायरेक्शन जो है वो ट्रेडिशनल है, और कल्चर इंटरेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साउथ इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ अंगुलहास जैसे मैंने आपको बताया जो कि एक वार्म करंट है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में ये फ्लो करती है। वहीं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कोल्ड करंट है ये वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की एक चेन है। देन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है अगर बोला जाता है अगर ये ओशन करंट्स जो हैं यहाँ पे कोई लैंड मास ना हो तो ओशन करंट्स क्या इजीली फ्लो करती, इनका कोई भी सर्कुलर मोशन ना होता, बट कोस्ट लैंड की वजह से लैंड मास होने की वजह से इनके जो मोशंस हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिगजैग जो जैसा भी है वो कोस्ट लाइन होने की वजह से ही है। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझा दिया था। अब मैं बताता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमारा खत्म हो गया है, वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, दूसरी होती है टाइड्स। तो टाइड्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग के बारे में समझ लेते हैं। अपवेलिंग डाउनवेलिंग के समझने के लिए सबसे पहले हम तीन चीज़ों को समझेंगे, एकमन लेयर्स, एकमन स्पाइरल, एकमन ट्रांसपोर्ट। एकमन लेयर्स क्या होता है, मान लीजिए ओशन का सरफेस है, ये ओशन के 100 मीटर के अंदर ये एकमन लेयर्स पाई जाती है। एकमन लेयर्स का मतलब मैं समझा दूं कि विंड्स जो होती हैं वो ओशन पे
दबाव डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, ठीक है। इसके वजह से ये देखा गया है कि 100 मीटर तक ये देखा जाता है कि ये जो सरफेस है वो प्रोपोर्शनल रूप से बट जाती हैं। कैसे कैसे? जो विंड की स्पीड है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। 100 मीटर में जो विंड की स्पीड है उसकी स्पीड का स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिलती है, और डायरेक्शन ऑफ द विंड जो है वो डिसाइडेड रहती है। अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो इसकी भी डायरेक्शन सेम साइड रहेगी। ओके, तो ये एकमल लेयर्स तक ही देखने को मिलता है, और उसके नीचे अलग प्रोसेस देखने को मिलती है जो अब मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर विंड ईस्ट में फ्लो हो रहा है तो वो भी ईस्ट में ही फ्लो होगा 100 मीटर तक, और प्लस इसकी जो स्पीड होगी वो स्क्वायर फॉर्म में इंक्रीज रहेगी उस 100 मीटर के एरिया में। अगर हम 100 मीटर के नीचे और जाएं तो वहाँ पे फिर हमको एकमन स्पाइरल देखने को मिलता है। एकमन स्पाइरल बेसिकली क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मान लीजिए ये कोई सेंटर है, ठीक है। अगर विंड हमारे साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो ये बोला जाता है कि अगर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो ये हमारे लेफ्ट साइड में क्या होगा? फॉर्म होगा। ओके, लेफ्ट साइड में वाटर का डिफ्लेक्शन होगा 45 डिग्री पे। मतलब सीधी बात यह है कि जो विंड की डायरेक्शन है उसके अगर सदर्न में है तो लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा कितने डिग्री में? 45 डिग्री में डिफ्लेक्ट होगा वाटर। अगर विंड की स्पीड ये है तो 45 डिग्री में वाटर फ्लो करेगा, फिर उसके 45 डिग्री में, फिर उसके 45 डिग्री में। तो बेसिकली ये क्या बना लेता है? एक स्पाइरल बना लेता है। तो एकमन स्पाइरल वही बोलता है कि 45 डिग्री में क्या होगा? वाटर डिफ्लेक्ट होगा। ये क्यों होता है? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। डेप्थ ऑफ द विंड फोर्स रिड्यूस डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। जो विंड के फोर्स की डेप्थ होती है वो रिड्यूस डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया था। अब एकमन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बेसिकली एकमन ट्रांसपोर्ट वही चीज है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा वाटर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो विंड की डायरेक्शन के राइट में डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मैं बताऊं कि मान लीजिए इक्वेटर है, अगर विंड की स्पीड साउथ टू नॉर्थ जा रही है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा इसका वाटर। तो शिप जो है, अगर विंड नॉर्थ टू साउथ चल रही है तो शिप जो है वो राइट में उसके चलेगी, मतलब शिप का नेविगेशन यहाँ पे इजिली होगा। बस समझ आ रही है? ये एकमन ट्रांसपोर्ट है। कहने का मतलब विंड की स्पीड में ज़रूरी नहीं है कि वेसल्स चलेंगी, उसके 90 डिग्री में डिफ्लेक्शन में जो वेसल्स हैं वो चलेंगी, ठीक है। ये आप बात नोट कर लीजिएगा, ये कॉर्डियलिस फोर्स की वजह से होता है। अब हम देखते हैं अपवेलिंग क्या होता है। तो अपवेलिंग बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये कोस्ट है, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि साउथ टू नॉर्थ विंड चल रही है, साउथ टू नॉर्थ चल रही है, अपन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट में उसका वाटर डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए लेफ्ट में वाटर डिफ्लेक्ट तो कर रहा है, अब पूरा वाटर चला गया यहाँ से, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्जेंस हो गया वाटर का। अब जिसकी वजह से क्या होगा? जो नीचे का पानी है, इस पानी के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ऊपर आएगा। अब जब ये ऊपर आएगा तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लाएगा, कोल्ड वाटर भी लाएगा, जिसके कारण यहाँ पे प्लैंक्टन्स क्रिएट होंगे, और प्लैंक्टन्स क्रिएट होंगे तो फिश अट्रैक्ट होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपवेलिंग से मेरीन लाइफ को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, बहुत प्रॉस्परस फ्लरिश करते हैं, ठीक है ना। डाइवर्जेंस ड्रॉ वाटर फ्रॉम बिलो टू द सरफेस। डाइवर्जेंस की वजह से जो नीचे का पानी है वो ऊपर आता है, ठीक है। कूल और न्यूट्रिएंट रिच वाटर लाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो बहुत फ्लरिश करता है। उसका अपोजिट है डाउनवेलिंग। डाउनवेलिंग में बेसिकली क्या है? मान लीजिए ये कोस्ट है, ये सरफेस लेवल है ओशन का। अब बात हो रही है कि ये नॉर्थ टू साउथ विंड आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ विंड आ रहा है। तो मैंने बताया कि अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो इसके लेफ्ट साइड में पानी डिफ्लेक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ कहीं करेगा डिफ्लेक्ट, यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा तो पानी की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्टोर होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टोर होने की वजह से अब ये क्या करेगा? डेंसर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर जाएगा? सिंक, नीचे चला जाएगा। नीचे जाने की वजह से जो गर्म पानी था, जो लाइटर पानी था, वो नीचे चला गया, डाउनवेलिंग हो गई, जिसकी वजह से नुकसान होता है। डाउनवेलिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है, इससे मेरीन लाइफ को बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो ये याद रखेंगे, कन्वर्जेंस की वजह से डाउनवेलिंग होता है, ये याद रखेंगे, ओके। और जो वाटर वॉर्म है, जो वाटर सलाइन है, वो नीचे चला जा रहा है, जिससे डाउनवेलिंग हो रही है, ओके। मैंने रीजन समझा दिया क्यों। तो कहीं भी कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को। धन्यवाद।